नमस्कार बच्चों, आइए अब हम भौतिक विज्ञान का जो पाठ है गति, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 5वां है बच्चों। इसको हम पढ़ते हैं। ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे विराम की अवस्था के बारे में, जिसे हम विश्राम अवस्था भी कह सकते हैं। बच्चों, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है तो हम कहते हैं कि वो विराम अवस्था में है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब उसकी स्थिति में कोई बदलाव न हो, अर्थात एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव न हो रहा हो, तो वह वस्तु विश्राम की अवस्था में होती है। बच्चों, इसी तरीके से अगर हम गति की अवस्था को समझें तो गति की अवस्था अथवा तो गतिजावस्था कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, यानी कोई वस्तु जो है लगातार उसकी स्थिति में बदलाव हो रहा हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रही हो, अथवा तो किसी एक बिंदु के सापेक्ष वो गति कर रही हो, तो हम कह सकते हैं कि वो गति की अवस्था में है। बच्चों, गति की अवस्था के कुछ प्रारूप होते हैं। वस्तुएं विभिन्न तरह के पथों पर विभिन्न तरह की गति करती हैं, तो ये बच्चों उसके प्रारूप कहलाते हैं। जैसे कि घूर्णन गति होती है, रेखीय गति होती है, कंपन गति होती है। बच्चों, घूर्णन गति जो मेले में लगे जो झूले होते हैं, जो गोलाई में घूमते हैं, तो वो एक बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गतिमान होते हैं, तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। और रेखीय गति बच्चों, अगर किसी एक रेखा पर कोई गति हो रही है तो रेखीय गति या रेखीय पथ उसका कहलाता है। और इसी तरीके से बच्चों, जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर गति करती है, तो ऐसी गति को हम कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से गति अवस्था के जो 3 प्रारूप हैं कि घूर्णन गति, रेखीय गति और कंपन गति, तो आपने इन तीनों को समझा। बच्चों, इसी क्रम में अब हम अगला टॉपिक लेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 9 की दृष्टि से। अक्सर इम्तहान में ये पूछा जाता है कि अदिश राशि या सदिश राशि से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों इसको समझना बहुत आवश्यक है। बच्चों, अदिश राशि यानी एक ऐसी भौतिक राशियां या ऐसी भौतिक इकाई जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, दिशा न हो। परिमाण मीन्स मोल, यानी उसका जो परिमाण है वो हो और दिशा ना हो, तो ऐसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे बच्चों, चाल और दूरी। जैसे हम कहते हैं कि कोई रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल को बताने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हम चाल को कह सकते हैं कि वो अदिश राशि है। और इसी तरह से बच्चों, दूरी जो है किसी निश्चित बिंदु से किसी दूसरे बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको बताने के लिए भी हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परिमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा कि वो दूरी 50 मीटर है या 50 किलोमीटर है, क्या है। तो बच्चों, किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण हो, दिशा न हो, तो वह राशि अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए हम चाल और दूरी इत्यादि को हम कह सकते हैं। बच्चों, इसी तरीके से सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ ये या वे भौतिक इकाई जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों हों, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। बच्चों, उदाहरण के लिए वेग है, विस्थापन है, इन सब को हम दे सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपने ये अदिश राशि और सदिश राशि को समझा। अब बच्चों, हम अगला टॉपिक लेंगे दूरी और विस्थापन। तो बच्चों, अब हम समझते हैं दूरी तथा विस्थापन को। तो बच्चों, वैसे दूरी और विस्थापन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें विज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है बच्चों, इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, नोट्स के अंदर, कि मैंने 2 स्थान ए और बी लिए हुए हैं।
तो जो स्थान ए है और जो स्थान बी है, उस दोनों यानी उन दोनों स्थानों के यानी ए बी के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी है, मैंने उसको एरो से इंगित किया है, ये न्यूनतम दूरी है बच्चों। तो ए से बी को अगर डायरेक्ट हम इंगित करें, यानी ए से बी जो मैंने तीर के निशान से शो किया है नीचे, उसके नीचे लिखा है न्यूनतम दूरी। ये न्यूनतम जो दूरी है बच्चों, ये विस्थापन है, ये विस्थापन है। अब मान लीजिए हम दूसरे बिंदु पर बात करें बच्चों के बिंदु ए, जिससे हम मानते हैं प्रारंभिक बिंदु। अब इस प्रारंभिक बिंदु से हम किसी पैदल चले अथवा तो किसी गाड़ी के द्वारा चले, तो एक जिगजैग जैसा मैंने एक ऊपर निशान बनाया है जिसमें तीर के निशान भी लगे हुए हैं। एक रास्ता हमने इस तरीके से तय किया कि प्रारंभिक बिंदु ए से हम चले और उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए बिंदु बी तक हम पहुँचे हैं, जो कि अंतिम बिंदु है, जहाँ मैंने लिखा भी है आगे बिंदी लगी हुई है, यानी अंतिम बिंदु है, और पहला वाला जो है वो प्रारंभिक बिंदु है। तो बच्चों ए से हम बी तक आए, यानी ए से बी तक हम जितनी दूरी चले हैं वो हमको नाप के लिखनी होगी। मैंने तीर के निशान से इंगित किया है कि वस्तु द्वारा चला गया वास्तविक जो पथ है, ये बच्चों दूरी कहलाता है। दूरी कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है दो बिंदुओं के बीच। क्योंकि हम जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी हो सकती है, वो उसका विस्थापन कहलाएगी। तो बच्चों इस तरीके से दूरी और विस्थापन को आप समझें। अब हम इन दूरी और विस्थापन को मैंने एक चित्र के द्वारा आपको समझाया, अब इसको हम परिभाषित करते हैं बच्चों। तो पहले हम दूरी को परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा ए से बी तक वास्तविक रूप से चला गया जो पथ है वो दूरी कहलाता है। और बच्चों दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है और दिशा से इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दूं कि दिनेश रोज़ाना सुबह 5 किलोमीटर चलता है, तो हम कह सकते हैं वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन अब वो चाहे किसी भी दिशा में चला जाए, और लेकिन हमको उसके 5 किलोमीटर चलने से अभिप्राय है। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए हम पार्क में किसी भी दिशा में चलें, हमको केवल इस चीज़ से मतलब रहता है कि हमें 5 किलोमीटर पैदल चलना है रोज़ाना, तो उसमें कहीं भी जो है उसकी दिशा का जो आंकलन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो बच्चों इस तरह से हम दूरी को समझ सकते हैं। लेकिन अब दूसरा टॉपिक जो विस्थापन है, कि किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी है उसका जो मापन है वो विस्थापन कहलाता है। तो बच्चों विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। जैसे महेश कॉलेज से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, इसमें दिशा का आंकलन है। तो बच्चों ये विस्थापन है। तो अक्सर हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन का अर्थ ये है बच्चों कि हमें मान लीजिए यहाँ से कि नहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, तो स्केल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच में, तो वो शॉर्टेस्ट जो रास्ता है वो उसका विस्थापन है। लेकिन बिंदु ए से हम चलें और किसी भी रास्ते से होकर के बिंदु बी तक पहुंच जाएं, तो वह चली गई दूरी है। बच्चों इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं एक साधारण उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप इस समय कक्षा में बैठे हुए हैं और कक्षा से अगर एक सीधी लाइन आपके घर की तरफ खींच दी जाए, जैसे कि आपके घर और स्कूल के बीच में स्केल लगा दिया जाए एक बड़ा, जिससे हमको ये पता लग जाए कि जो सबसे कम जो दूरी है, सीधा रास्ता, कोई मोड़ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। तो हम कहें कि मान लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर आपका घर है, लेकिन यदि आप स्कूल से निकले और उल्टा रास्ता पकड़ के किसी दोस्त के यहाँ गए, उस दोस्त के यहाँ से फिर किसी और दोस्त के यहाँ गए, वहाँ से आपका मन हुआ कि चलिए हम अंजना टाकीज पर चलते हैं, वहाँ
कुछ जलपान करेंगे तो फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ से दीवानी आप घूमते हुए जो है चले आ रहे हैं। पता लगा कि आप जो है 20 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं। तो घर की जो दूरी थी आपकी स्कूल से वो मात्र 100 मीटर थी, लेकिन आप अपने निजी कार्यों से उल्टे सीधे रास्तों से 20 किलोमीटर घूम करके आप घर पहुँचे हैं। तो वो 20 किलोमीटर जो रास्ता आपने तय किया है वो दूरी है, लेकिन विस्थापन आपके घर और विद्यालय के बीच का मात्र 100 मीटर है। तो बच्चों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। बच्चों, विस्थापन का जो परिमाण है वो शून्य भी हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही जैसी हो। जैसे मान लीजिए कि वो किसी वृत्तीय पथ में चल रहा है, तो वृत्तीय पथ में चल रहा है तो एक स्थान से चलेगा और लौट के वहीं आ जाएगा। जैसे कि घड़ी की सुइयाँ 12 बजे से चली हैं, लौट के फिर 12 पर आ जाती हैं। तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयों द्वारा चला गया जो विस्थापन है वो शून्य है। तो बच्चों, नीचे मैंने इसमें एक चित्र आपको दिखाया है जिसमें कि त्रिज्या है उसकी r। तो बच्चों, जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है वो a है, यानी a से चलते हैं और लौट करके a पर ही आ जाते हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति a हो गई। तो चली गई जो दूरी है वो 2πr होगी, यानी इसका जो कुल विस्थापन है वो तो बच्चों होगा शून्य। तो बच्चों, इस तरीके से हम दूरी को और विस्थापन को समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो आप दूरी और विस्थापन में अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों, आइए चलो अब चलते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर को समझते हैं। बच्चों, दूरी और विस्थापन को समझने के लिए अगर हम एक कागज़ के ऊपर बीच में एक खड़ी लाइन खींच करके एक साइड में हम दूरी लिख लें और दूसरी तरफ लिख लें विस्थापन। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं दूरी की तरफ। इसमें अगर हम पहला बिंदु ये लें कि बच्चों प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो पथ है वो दूरी होता है। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो रास्ता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है या पथ है वो दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन में यदि हम देखें बच्चों दूसरी तरफ, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वो विस्थापन होती है। बच्चों, दूसरा जो अंतर है दूरी और विस्थापन में कि दूरी हमारी अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। तो ये दूसरा भी अंतर हमको याद रहना चाहिए। बच्चों, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा तो शून्य भी हो सकता है। तो ये मैंने मुख्य 3 अंतर इस टेबल में बच्चों आपको लिखवाए हैं और मैं इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी में उतार लेंगे बच्चों। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेते हैं, आइए उस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम प्रश्न समझ लें कि प्रश्न क्या है। नोट्स में भी आप ध्यान से देखें कि यदि कोई वस्तु किसी अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है, यानी कोई वस्तु किसी अर्धगोलाकार रास्ते पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है। बच्चों, यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां उसकी ए और बी को मान लें हम, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी। बच्चों, इसको हम ऐसे समझेंगे जैसा कि मैंने चित्र में समझाया कि बिंदु ए से एक अर्धवृत्ताकार पथ है ए टू बी जिसकी त्रिज्या है बच्चों 10 मीटर। तो अगर हम चली गई दूरी निकालेंगे तो बच्चों चली गई दूरी 1/2 गुणा 2πr। बच्चों, जो इसकी परिधि है, वृत्ताकार मार्ग का चला गया जो रास्ता है वो परिधि के बराबर होता है।
और परिधि 2πr है। चूंकि अर्धवृत्ताकार है तो 1/2 गुणा 2πr, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा बच्चों πr। पाई का मान 3.14 गुणा r का जो मान है वो यानी त्रिज्या है 10, तो ये 31.4 मीटर हो गया बच्चों। तो चली गई जो दूरी है वो आ जाएगी 31.4 मीटर। और इसी तरीके से अगर हम इसका व्यास निकालें तो व्यास जो बच्चों ए से बी के जो बीच की दूरी है वो क्या है, व्यास है, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो चूँकि जो विस्थापन होता है बच्चों वो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो इसका व्यास है। तो व्यास का मान निकाल लेंगे हम 2r का, तो ये आएगा 20 मीटर। तो बच्चों इस तरह से इस प्रश्न को हम समझ सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। अब देखेंगे बच्चों हम इससे आगे का टॉपिक। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है। तो पहले हम टॉपिक लेंगे बच्चों एक समान गति, कि एक समान गति कैसी होती है, क्या होती है। बच्चों यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे, बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे, तो हम ऐसी गति को एक समान गति से विचरण करना कह सकते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रही होती है। तो बच्चों नीचे मैंने जो आपको ग्राफ समझाए हैं कि उसमें नीचे मैंने टाइम लिया है और एक तरफ जो s है वो चली गई दूरी है। तो जितना समय बढ़ रहा है उतनी ही दूरी बढ़ रही है। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों वो बिल्कुल कांस्टेंट स्थिर आएगा, जो आप चित्र में देख रहे हैं इस तरीके से। और बच्चों अगर हम समय और वेग में ग्राफ खींचेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वेग है वो बिल्कुल स्थिर है। तो इस तरीके से हम ग्राफ के द्वारा भी इसको निरूपित करके दिखा देते हैं बच्चों। दूसरा टॉपिक लेते हैं बच्चों हम असमान गति। इसको ऐसे समझेंगे कि यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तो वह असमान गति से विचरण कर रही होती है। असमान गति के 2 प्रारूप हो सकते हैं बच्चों, एक तो त्वरण गति और दूसरा मंदन गति। बच्चों ये जो त्वरण है ये इसको आप समझ लें कि यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तो वह त्वरण गति कहलाती है। बच्चों त्वरण जो है क्या है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर यानी एक निश्चित समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसे हम कहते हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन। बच्चों अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो वेग बढ़ रहा हो यानी बढ़ते हुए वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, और एक अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि घटता हुआ वेग, तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण तो दोनों अवस्थाओं में होता है। तो बच्चों जो बढ़ते हुए वेग के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो धनात्मक त्वरण कहलाता है, और जो घटते हुए वेग के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है उससे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। बच्चों ये जो ऋणात्मक जो त्वरण होता है, नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, इसको हम मंदन भी कहते हैं यानी रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो बच्चों ये समझना बेहद आवश्यक है। बच्चों जब रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। थोड़े समय के बाद हो सकता है कि उसका वेग नियत हो जाए अथवा तो कभी कम हो फिर कभी ज़्यादा हो, लेकिन स्टेशन से चलते समय उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होता है वो धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन बच्चों जब किसी स्टेशन पर आकर के ट्रेन रुकती है तो उस समय ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन उत्पन्न होता है।
तो बच्चों त्वरण गति को आपने समझा कि यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तो वह त्वरण गति कहलाएगी। और ऐसे ही मंदन गति को समझें कि यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तो वह मंदन गति कहलाती है। तो बच्चों ये हमने आज त्वरण तक हमने इसको समझा है। ये जो त्वरण है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप ढंग से याद कर लेंगे और मैं समझता हूँ आपको मौखिक रूप से भी ये याद हो जाना चाहिए। त्वरण को बच्चों मैं एक बार फिर आपको समझा दूँ, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए इसको हम छोटी ए से निरूपित करते हैं त्वरण को। और बच्चों मौखिक तौर पर याद करने के लिए अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ लें, केवल इतने से भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग बढ़ रहा हो उस समय उत्पन्न होने वाला त्वरण धनात्मक होता है और जब वेग घट रहा हो तो उस समय त्वरण जो है वो ऋणात्मक त्वरण होता है और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिटार्डेशन बोलते हैं। तो बच्चों मंदन अर्थात ऋणात्मक त्वरण, तो बच्चों इनको आप आज याद कर लेंगे और इससे आगे के टॉपिक हम कर लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको ढंग से बच्चों वीडियो बार बार देखते रहेंगे और इनको समझते रहेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं इसका PDF फाइल बना करके आपको भेज पाऊँगा। तब तक आपको बच्चों इसे वीडियो के द्वारा ही समझना होगा। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ बच्चों, मेरा जो YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मुझसे हर समय जुड़े रहें, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और मुझे भी पता लगता रहे कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है बच्चों। और आप वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि पिछले जो वीडियो मैंने भेजे हैं उसमें बहुत कम व्यूज आए हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने वीडियोज़ को बहुत कम देखा है। क्योंकि एक बच्चा अगर एक वीडियो को खोलता है तो कम से कम 15 से 20 मिनट उस वीडियो में उसको कम से कम लगते हैं, तो इस हिसाब से व्यूज बहुत आने चाहिए। बच्चों आप वीडियो खोलते हैं लेकिन खोल के आप उसको तुरंत बंद कर देते हैं, ये कोई पढ़ना नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, ये आपको पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, तो हमारी मेहनत को आप व्यर्थ न जाने दें। आप वीडियोज़ को भली भांति खोल करके सुनें, समझें और बार बार समझें, बार बार देखें, क्योंकि बार बार सुनने से भी आपको याद होता है और समझ में आता है। और जब PDF फाइल भेज दूँगा तो आप इसको एक फेयर कॉपी में उतार करके कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको आगे रिवीजन करने में आसानी रहे। तो नमस्कार बच्चों।